नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हफ्ते में 3 बार आपसे उन अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करते हैं जो वैश्विक बिरादरी और उस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली अवामों से जुड़ी होती है। पल पल बदलती इस दुनिया में दुनिया के मुल्कों की कितनी भागीदारी है, इससे हम आपको आज भी रूबरू कराएंगे। वैश्विक राजनीति में बात भू राजनीति की हो और मध्य पूर्व की चर्चा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में भू राजनीति के मामले में मध्य पूर्व एकमात्र इलाका है जो हमेशा ही सुर्खियां बटोरता है। इसी कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में या पिछले कई एपिसोड्स में हम आपको बताते रहे हैं कि मध्य पूर्व की राजनीति इसकी भू राजनीति में बदलाव के संकेत दे रही है। हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिका की पकड़ अब कमजोर पड़ती जा रही है और दूसरे बड़े खिलाड़ी जैसे रूस और चीन यहां अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी करीब करीब अब सही साबित होती दिख रही है। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि हम किन आधारों पर ऐसे दावे कर रहे हैं। असल में शीत युद्ध के दौरान जिस रणनीतिक गठजोड़ ने दुनिया को ध्रुवीकरण का पाठ पढ़ाया, वे अब प्रभावहीन हो रहे हैं। उस दौरान मध्य पूर्व तुलनात्मक रूप से ज्यादा विदेशी दखल और कई संघर्षों का गवाह बना था। इजराइल अरब युद्ध, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा, ईरान अरब युद्ध जैसी तमाम घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि शीत युद्ध के समय मध्य पूर्व कितना अस्थिर था। हालांकि शीत युद्ध के बाद भी मध्य पूर्व की बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पिछले 20 सालों का ही हिसाब किताब देख लीजिए तो इस इलाके में जंग का सिलसिला फिर भी खत्म नहीं हुआ है। लीबिया, यमन, सीरिया जैसे तमाम देशों में गाहे बगाहे क्षेत्रीय तनाव देखने को मिलता रहता है। सीरिया और यमन में तो अब भी सिविल वॉर जारी है। सीरिया वॉर के शुरू हुए तो 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये क्षेत्रीय संघर्ष अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सीरिया के बशर अल असद की मध्य पूर्व में स्वीकार्यता बढ़ रही है तो यमन में सऊदी अरब अब अकेला पड़ता दिख रहा है। लंबे वक्त तक चले इन संघर्षों का असर ये पड़ा है कि यहाँ की क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां अब थकान महसूस कर रही हैं। मतलब ये कि इस इलाके में एक नया भू राजनीतिक वातावरण अब आकार ले रहा है। यहाँ की भू राजनीति नया आकार कैसे ले रही है, अब इसे भी समझिए। असल में हाल ही में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई जो इस बात की तस्दीक करती दिख रही हैं कि मध्य पूर्व के देशों से अमेरिका के रिश्ते अब तेजी से बिगड़ रहे हैं। भू राजनीतिक लिहाज से मध्य पूर्व में अमेरिका की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन हाल में हुई 2 घटनाएं अमेरिका की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी हैं। हम जिन 2 घटनाओं की बात कर रहे हैं उनमें एक है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य पूर्व का दौरा किया, और दूसरी घटना है कि रूस और तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान का दौरा किया। पहले बाइडेन के मध्य पूर्व दौरे को समझिए। जो बाइडेन ने जब से अमेरिका की कमान संभाली है तब से ये पहला मौका था जब उन्होंने मध्य पूर्व का दौरा किया। इस दौरान वो इजराइल और सऊदी अरब गए। सऊदी अरब के जेद्दा में शिखर सम्मेलन में प्रेसिडेंट बाइडेन ने सऊदी अरब समेत तेल के सभी बड़े उत्पादक देशों को तेल उत्पादन बढ़ाने और रूस के साथ अपने रिश्ते खत्म करने की अपील की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाइडेन की तमाम दलीलों और दबावों के बावजूद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए कि वे ऊर्जा और व्यापार पर मॉस्को के साथ काम करना बंद कर सकते हैं। इससे पहले भी जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई तब सऊदी अरब और यूएई ने तेल उत्पादन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। मतलब ये कि मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच भरोसे की कमी साफ साफ देखी जा रही है। तेल उत्पादन पर सहमति ना बनना तो फिर भी ठीक है। रूस से सहयोग ना बढ़ाने की अमरीकी अपील को ठुकरा देने को इस इलाके में बड़े भू राजनीतिक परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। ये वही सऊदी अरब है जिसने 1980 के दशक में शीत युद्ध के दौर में वॉशिंगटन की शान में कसीदे पढ़े थे। ये वही सऊदी अरब है जिसने सोवियत सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में अमेरिका की मदद की थी और एक समय अमरीकी दबाव में तेल की कीमतों तक को कम कर दिया था। लेकिन मध्य पूर्व के अमरीकी सहयोगियों ने अब अमरीका की प्रतिष्ठा को ताक पर रख दिया है। इसे इराक और अफगानिस्तान से अमरीका की अपमानजनक वापसी और पिछले 2 दशकों में अमरीका के अनिश्चित व्यवहार को वजह माना जा रहा है।
इसलिए मध्य पूर्व के इन देशों ने ना सिर्फ अमेरिकी हुक्मों को खारिज किया, बल्कि उसकी रणनीतिक क्षमता और उसके सुपर पावर बने रहने पर भी सवाल उठाया। अब दूसरी घटना के मायने को समझते हैं। दूसरी घटना यानी सीरिया मसले पर बातचीत के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन तेहरान गए। तेहरान मतलब ईरान की राजधानी, और वही ईरान जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुआ था। यहां तुर्की ने अमेरिका के दुश्मनों ईरान और रूस के साथ नए नए समझौते किए। यहां तक कि तुर्की ने ईरान को हथियारों की बिक्री का भी प्रस्ताव दिया। इससे इतर नाटो के सहयोगियों द्वारा तुर्की को हवाई रक्षा प्रणाली बेचने के इनकार के बाद तुर्की ने नाटो और अमेरिका के दुश्मन रूस की ओर रुख किया। तुर्की अमेरिका को नाराज कर रूस से S-400 सिस्टम का सौदा कर चुका है। भारत तो पहले ही इस मामले में अपना रुख साफ कर अमेरिका को झटका दे चुका था। उधर सऊदी अरब भी रूस से S-400 सिस्टम खरीद रहा है। इससे मध्य पूर्व में अमेरिका की मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को मध्य पूर्व में अमेरिका की घटती साख और उसके विरोधियों के बढ़ते रुतबे से आगे भी देखने और समझने की जरूरत है। असल में एक जमाने में मध्य पूर्व के देश अमूमन एक ही खेमे में नजर आते थे। वे या तो अमेरिका की तरफ होते थे या रूस की तरफ। लेकिन हालिया मामलों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये देश अब मिली जुली राजनीति और संबंधों की ओर रुख कर रहे हैं। ये देश अभी भले ही अमेरिका को कम अहमियत दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अमेरिका से अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ये देश अमेरिकी सलाह मानने से इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे अभी भी हथियारों का सौदा कर रहे हैं। असल में ये देश अपने विकल्प हमेशा खुला रखना चाहते हैं। ये किसी भी एक रिश्ते के दायरे में अब सिमट कर नहीं रहना चाहते। अमेरिका के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक इजराइल भी अब रूस से अपनी करीबी बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में समझौते के मुद्दे पर इजराइल की सक्रियता को पूरी दुनिया ने देखा। तुर्की और सऊदी अरब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन देशों की तरह ईरान भी अपने विकल्पों को खुला रखना चाहता है। एक तरफ ईरान यूरोप के साथ सहयोग को तैयार है, तो दूसरी ओर वो अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर वापसी के लिए बातचीत भी करना चाहता है, और फिर वो चीन और रूस के साथ भी गठबंधन करना चाहता है। एक उदाहरण और भी देखिए। अमेरिका और रूस की खेमेबाजी के चलते भी ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन खाड़ी में तनाव कम करने और यमन, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में तनाव कम करने के लिए सीधी राजनयिक वार्ता में भी शामिल हैं। उधर यूएई ने सीरिया में असद के साथ अपने रिश्तों को फिर से जिंदा किया और यमन युद्ध से खुद को बाहर कर लिया, जिस युद्ध में वो सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उसने अरब के कट्टर दुश्मन समझे जाने वाले इजराइल के साथ भी राजनयिक, सुरक्षा और रणनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। कुल मिलाकर ये कि अरब देशों में सियासत की फिजा अब बदल रही है। यहाँ एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अमेरिका अब बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा, या सबसे बड़ा खिलाड़ी तो नहीं ही रहा। वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व के देश अब किसी से भी गठजोड़ के लिए अपने विकल्प खुले रखे बैठे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन देशों की ये रणनीति कितनी स्थायी साबित होती है और वैश्विक राजनीति पर अपना क्या प्रभाव छोड़ती है। अब आते हैं इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे पर। इसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में ईरान के रास्ते रूस और भारत को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना INSTC यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को पायलट मोड पर शुरू करने की घोषणा की गई है। इस गलियारे के शुरू होने से रूस और भारत के बीच लॉजिस्टिक लागत में 30% और यात्रा अवधि में करीब 45% की कमी आएगी। यह गलियारा रेल, सड़क और समुद्री मार्गों से मिलकर बना 7200 किलोमीटर लंबा परिवहन नेटवर्क है। 2 दशकों से अधिक समय से लंबित रहा यह गलियारा पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस और दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 2030 तक INSTC के जरिए प्रत्येक साल लगभग 25 मिलियन टन माल की ढुलाई होने की उम्मीद है, जो यूरेशिया, दक्षिण एशिया और खाड़ी के बीच कुल यातायात का 75% है। अगली खबर रूस से जुड़ी है। रूस ने 2024 के बाद ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने
और अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का फैसला किया है। इसकी घोषणा रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के नवनियुक्त महानिदेशक यूरी बोरिसोव के द्वारा एक ऐसे समय में की गई जब रूस कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उधर नासा ने भी 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नए स्टेशन से बदलने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान का साझा अंतरिक्ष कार्यक्रम है। अगली खबर में ताइवान को लेकर जारी नए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले 4 महीनों में पहली बार आपसी बातचीत पर सहमति जताई है। इसकी जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा दी गई। इसी अधिकारी के मुताबिक यह बातचीत अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे से पहले संपन्न होने की उम्मीद है। नैन्सी पेलोसी का यह ताइवान दौरा बीते अप्रैल माह में ही निर्धारित था, जिसका चीन द्वारा कड़ा विरोध किया गया था, लेकिन कोविड से संक्रमित होने के चलते नैन्सी पेलोसी की यह यात्रा स्थगित हो गई थी। उधर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद यूरोपीय संघ के देशों का पहली बार दौरा कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने खशोगी की हत्या के लिए क्राउन प्रिंस सलमान को जिम्मेदार ठहराया था। क्राउन प्रिंस सलमान इससे पहले 2019 के G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मध्य पूर्व के बाहर अंतिम आधिकारिक यात्रा पर जापान गए थे। उसके बाद मध्य पूर्व के बाहर उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे इस हफ्ते ग्रीस और फ्रांस के दौरे पर रहे हैं। यहाँ वे सबसे पहले तुर्की के विरोधी माने जाने वाले ग्रीस पहुंचे और उसके साथ ऊर्जा और सैन्य सहयोग पर समझौता किया। अब इन सभी खबरों के बाद समय है एक सवाल का। सवाल है, मध्य पूर्व में बदलती राजनीति में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ती क्यों दिख रही है? मूल्यांकन कीजिए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।